हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज जो कि हमने लॉन्च की है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेईई के लिए, उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा नया सेशन है ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेईई के लिए स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया, जस्ट लाइक हमने पीजीसीएल के लिए जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हमने डेवलप किए थे, उसी तरीके से हमने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सो दैट मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस प्रोवाइड करा सकूँ ऑन द टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सेशंस के ऊपर। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आज के टॉपिक में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, देन हम लोग आगे आने वाले सेशन में जो आपके मेजर टॉपिक्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स ये वगैरह हम लोग सारे डिस्कस करेंगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव सेशन में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, उसके पहले तो मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस सेशन का आंसर बता देता हूँ। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव अ लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। यहाँ पे आपके पास 4 कैपेसिटर्स है, उसकी वैल्यूज और उसके वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे आपके पास गिवन थी। उसमें से सबसे लीस्ट एनर्जी किस में स्टोर्ड रहेंगी, ये हमें आपको क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था, जो कि हमने प्रीवियसली जो सेशन 1 वेरी फर्स्ट सेशन था हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का, उसमें मैंने आपको पूछा था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 500 पिको फैरेड कैपेसिटर जो चार्ज किया जाएगा 10 किलो वोल्ट्स पे, उसमें सबसे लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। ठीक है, आपको तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू हाफ CV²। करेक्ट, तो उसमें हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। ई विल बी इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको चारों भी वैल्यूज फटाफट आपको वेरीफाई करनी होगी। हाफ इंटू 500 पिको फैरेड है, इंटू 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई इरेज दिस, ओके, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू हमें V², दैट मीन्स वोल्टेज स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 10 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट है, इसलिए इसका स्क्वायर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 25 मिली जूल्स। ठीक है, सबसे लीस्ट इसका 25 मिली जूल्स इसका वैल्यू आता है। अगर आप इसको बाकी जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन बी एंड सी, इसको अगर आप क्रॉस चेक करते हैं तो उसकी भी आपको वैल्यूज आती है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, उसको हम लोग अभी सॉल्व करते नहीं बैठते। ठीक है, तो उसकी देखिए ऑप्शन बी का जो वैल्यू आता है, दैट मीन्स एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है वो रहेगी हमारे इसमें 12.5 जूल्स, और जो ऑप्शन सी है उसका जो वैल्यू मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए बताता हूँ 3.2 जूल्स। ठीक है, तो सबसे लीस्ट जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी हमारे ऑप्शन ए, दैट इज 500 पिको फैरेड के कैपेसिटर में, जो कि चार्ज किया जाएगा 10 किलो वोल्ट्स पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। और जिन 10 स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया उनके मैं नाम यहाँ पे शाउट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले तो है प्रीति भट्ट, संदीप कुशवाहा, दिव्या भारती, प्रमोद कुमार यादव, शिवांगी पटेल, रोहित कुमार, पूर्ति पांडे, प्रशिक खोबरागड़े, पंकज सावलिया एंड कौशल किशोर। तो शॉर्ट आउट यू गाइज, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। मैं आई हैव रिसीव्ड 72+ कमेंट्स प्रीवियस सेशन में। ठीक है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा। आपको अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो आपको टॉप 10 स्टूडेंट में आना होगा, और जो इस सेशन के एंड में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। देखिए, ये जो नाम मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट करता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, जो सबसे पहला उन्होंने कमेंट किया था उनका नाम था प्रीति भट्ट, और जो 10 तक आते थे ये कौशल किशोर। इस तरीके से आई सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रीवियस सेशन के जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, उनके नाम मैं बता दूं। जो यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए रहने वाले, 150 टेक्निकल, 20 जनरल अवेयरनेस, 20 रीजनिंग एंड 10 जनरल हिंदी। ऐसे मिला के 3 ईयर्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने रिसेंटली हमारे कोचिफाई चैनल पे जनरल अवेयरनेस की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ताकि आपके अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 40 मार्क्स जो है आपके, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको रीजनिंग की भी जो हमारी सीरीज़ है सुपर एमसीक्यू सीरीज, मैं आपको जल्दी से स्टार्ट करा देता हूँ, सो दैट आपके टेक्निकल के साथ में होगा क्या कि टेक्निकल और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की आपके सेशंस आपके कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो दैट आपकी अभी से प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, जनरल अवेयरनेस ऐसा टॉपिक आता है, हालांकि हम लोग रीजनिंग में इतना श्योरिटी करते हैं कि हम लोग 20/20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरल अवेयरनेस इस तरीके से टॉपिक है, आपको डेली के जो हमारे सेशंस रहते हैं वो देखने पड़ेंगे, सो दैट आपका कॉम्प्रहेंसिव अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि उसके ऊपर जो हमने प्रीवियस एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, जो
PPCL जी का पैटर्न रह चुका है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे करंट अवेयरनेस, स्टैटिक के कुछ पोर्शन, इस तरीके से आपको डिफरेंट अगर क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहीं पे आपको मैं स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ, देखिए जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे है, ठीक है। हमारी जो हमारा नया चैनल है कोचिफाई, उस पर हमने सुपर MCQ सीरीज जनरल अवेयरनेस की भी स्टार्ट कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को इसने मिस कर दिया होगा उनको जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको आप क्लिक करके इस सेशन के बाद में आप इसको जाके देखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें डे फर्स्ट पे, एंड थैंक यू एवरीवन। हमने जो हमारा प्रीवियस सेशन अपलोड किया उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस मिला। उसी तरीके से अगर आपका रिस्पांस मिलता रहा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर और MCQs कराते रहूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस सेशन में छूट गए थे, हम लोग आज के इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितना है, उसका है हमारा ऑप्शन ए 0.168 × 10⁻⁷ ओम मीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग मटेरियल है डिफरेंट, जैसे प्लैटिनम, कार्बन, कंस्टेंटाइन, नाइक्रोम, लीड, आयन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, उसकी जो रेजिस्टिविटी है ओम मीटर्स में हम लोग जिसमें मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्कअप कर दिया है, ठीक है। जैसे हमारी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वो है 0.168 × 10⁻⁷ ओम मीटर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका मैं PDF में आपको ये चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। ओके तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ के जाना होगा इस चार्ट को, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग्स इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे वोल्टमीटर का रेटिंग है और एमीटर का भी रेटिंग गिवन है, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इस आर की, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट्स का, ठीक है। वोल्टमीटर क्या कर रहा है, वोल्टेज रीड कर रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। और एमीटर क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारा मेजर कर पा रहा है। तो वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है, 5 वोल्ट का, ओके। और एमीटर का रीडिंग कितना है, -0.5 एम्पियर का। करंट कैनॉट बी नेगेटिव, इट इज शोइंग द साइन, दैट मीन्स वो हमारा डायरेक्शन बता रहा है। और अगर हम लोग V इज इक्वल टू I × R करते हैं, दैट मीन्स हमें वोल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, R विल बी इक्वल टू V/0.5, ओके। तो 10 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इसका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज 10 ओम्स, ओके। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। The next question is question number 3. All the resistances are in the figure given shown below are 1 ohm each. The value of current flowing through 1 volt sources. देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, ठीक है। I'll highlight this 1 ohms 1 ohms, तो ये सारे 1 ohms के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो गिवन है वो है हमारे पास में 1 वोल्ट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सर्किट है बाय द वे, आपको देखते ही सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पे इस टर्मिनल पे ये जो 1 ohms और 1 ohms के जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो गया, सेम कॉम्बिनेशन हो गया, ये सेम कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और वो दोनों भी इक्वल है तो हम लोग उसको सीधा डिवाइड बाय 2 कर देते, जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 ohms का ये तो अभी एज इट इज़ वैसे के वैसे रहेंगे, बट यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये होगा 1/2 ohms का, ठीक है। 1 × 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। 1/2 ohms का इसका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से इन दो जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए थे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हाईलाइटेड है 1 ohms और 1 ohms का, सिमिलरली यहाँ पे 1 ohms और 1 ohms का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसको हाईलाइट करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे एक कॉमन रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 ohms का, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तो सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 ohms का और ये हमने 1 ohms का जो अभी हमने इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे, ओके। और ये तो हमारा एक कॉमन टर्मिनल, यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे एज इट इज़ 1 1 1 1 रहेगा, बट अभी जो हमने निकाला ये 1/2 1/2 1/2 1/2 ये हो जाएगा। दिस विल ऑल विल बी 1 एंड विल बी 1 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1
और ये जो 1/2 है ये हमारे सीरीज कनेक्टेड है, ठीक है, दीज आर इन सीरीज कनेक्टेड, तो इनका सम अप हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता नहीं बाय द वे इसको, ठीक है। 1 + 1/2 यहाँ पे इसका सम अप हो जाएगा। ओके, तो अगर ये सम अप हो जाता है तो इसका 1.5 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई विल चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। ओके, यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 1/2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एडिशन कितना हो जाएगा इसका 1.5 ओम्स का। अगर यहाँ पे 1.5 ओम्स का इस ब्रांच का इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका 1.5 हो रहा है, इसका 1.5 और इसका 1.5 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पे भी 1.5 ओम्स का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इसको इक्वल एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस मान लेते, तो 1.5 दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मैं आपको एंड में आपको शॉर्ट सर्किट करके एंड में आपको एक शॉर्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 1.5 × 1.5 जो दो पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1.5 को अगर डिवाइड कर लेते तो आ जाता है 3/4, 0.75 इसका वैल्यू है। ओके, तो अभी हम लोग रीड्रॉ कर देते सर्किट को, ठीक है। तो ये 3/4 यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट सर्किट आएगा ये 1 ओम्स का एज इट इज रहेगा और ये 1 ओम्स के इसके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज रेजिस्टेंस का नेटवर्क निकाल लिया। तो ये हमारे पास आया 1 और ये आया हमारा 3/4 1 ओम्स और 3/4 यहाँ पे है और ये 1, ठीक है। इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेगा, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों को पैरेलल में हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 + 3/4 और 1 + 3/4 उसका भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7/8। इसको सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में मत निकालिएगा, इसको आप इस तरीके से निकालिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में। तो यहाँ पे 7/8 और ये जो यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरह यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट अगर करते तो ये 1 + 7/8 दैट मीन्स चेंज द कलर, तो क्या 1 + 7/8 तो कितना हो जाएगा 8 + 7 15/8। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, 15/8 का और यहाँ पे 1 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लोइंग हमें पूछा गया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, V = I/R, V = I × R। यहाँ पे ये गलत कर दिया, सॉरी टू से, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। V = I × R। ओके, तो I विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा कितना है 1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 15/8। यहाँ पे हम लोग 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, तो 8/15 ये हमारा करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी सारी समझाया, बट अब अगर आप एनालॉजी देखते हो अब काफ़ी सिंपल है। देखिए इस तरीके से जो पैरेलल में है इसका इक्विवेलेंट निकाल के अगर आप सिंपली आपके माइंड में भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी सिंपली इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, एक कॉपर वायर है, इसका वॉल्यूम रहेगा कुछ पर्टिकुलर, ठीक है। उसकी लेंथ अगर हमने 2% से इंक्रीज कर दिया तो इस पे परसेंटेज चेंज कितना होगा इसके रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, R = ρL/A, करेक्ट। देन इस केस में हमारे पास रो जो है हमारा ये रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, और ए जो है हमारा एरिया है। देखिए मैं बता दूं, अगर आपकी लेंथ अगर बढ़ जाती है तो सिंपली इसका 2% से ये मार्क करके मत आना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका 4% ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बता दूं कैसे, अगर हमारा लेंथ इंक्रीज होता है तो हमारी वॉल्यूम जो है उस पर क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम में हमारा एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या रहता है, एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट। तो यहाँ पे जो अगर हमारा लेंथ अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स इंक्रीज इन अ लेंथ कॉजेज डिक्रीज इन अ एरिया। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एरिया और लेंथ हमारी, अगर हम लोग 2% इंक्रीज कर देते, ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, जितना यहाँ पे वॉल्यूम था अगर हम लोग इसको स्ट्रेच भी करते तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला। तो इस केस में हमारा एरिया जो है डिक्रीज हो जाएगा 2% से, ठीक है। एरिया भी हमारा 2% डिक्रीज हो जाएगा और हमने लेंथ तो ऑलरेडी बढ़ा दिए, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा 4% से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। The next question is question number 5. A hot wire supplies 100 kilojoules in a 10 minutes. What is the potential difference in volts across the current in 2 amperes? Okay.
दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द करंट, जहाँ पे वो फीड कर रहा है 2 एम्पेयर्स का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू 100 किलो जूल्स है, करेक्ट। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 10 मिनट्स, ठीक है, 600 सेकंड्स हो जाएगी। 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड्स। एनर्जी क्या होती है हमारा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। हमारे पास एनर्जी कितनी है, 100 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स है, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू V इंटू 2 इंटू 600 टाइम, ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 83.33 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन द एयर if the area of parallel plate capacitor placed in the air is 2 meter square and the distance between the plate is 0.02. Let me correct this. Okay, that means question क्या है हमारे पास, हमने उसको रीअसेंबल कर दिया। Determine the capacitance in farad of a parallel plate capacitor placed in the air if the area of the parallel plate capacitor is 2 meter square and the distance between the plate is 0.02 meters. तो यहाँ पे एरिया कितना है हमारे पास, 2 मीटर स्क्वायर है, ओके। डिस्टेंस कितना है, 0.02 मीटर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल प्लेट का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, करेक्ट। एप्सिलॉन क्या है, हमारी परमिटिविटी है, जिसका वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना है 2 अपॉन 0.02 जो है हमारा डिस्टेंस है 0.02, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -10 फैरेड, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट अपोजेज द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज। कौन सा इसमें से कंपोनेंट है हमारा जो चेंज इन सडन चेंज इन जो वोल्टेज रहता है वो हमारा अपोज करता है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली अपोज करता है, ठीक है। इंडक्टेंस सडन चेंज इन जो करंट रहता है हमारा, इसमें से करंट फ्लो होता है, और सडनली अगर हमारा जैसे अगर 1 एम्पियर्स है तो यहाँ पे हमने सडनली इसको 10 एम्पियर पे बूस्ट कर दिया तो वो सडन चेंज को अपोज करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज है, मान लो 20 वोल्ट, हमने सडन क्विकली एट वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर हमने चेंज कर दिया तो इट अपोजेस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, what will be the value of resistance in ohms of a carbon composition resistors having a color coding of brown black। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको रजिस्टर कलर कोडिंग के ऊपर पूछे जा सकते हैं बेसिकली, काफ़ी चांसेस कम रहते हैं बट स्टिल आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में एक चार्ट की ज़रूरत होगी, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है 100 ohms, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन ब्लैक करके ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट है इसको आपको लर्न करना है, इसके लर्न करने की भी टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन बोला गया है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डेसिमल क्या आ जाएगा 1, देन हमारे पास ब्लैक कहता है तो हमारे पास में आ जाएगा 0, देन हमारा मल्टीप्लायर क्या आएगा ब्राउन के लिए 10⁻1 इंटू 10⁻1, और हमारा ब्लैक में जो है हमारा टॉलरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक के लिए यहाँ पे कोई टॉलरेंस गिवन है, तो 10 इंटू 10⁻1 कितना हो जाएगा 100 ohms, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ इस चार्ट को कलर कोडिंग को कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। मैंने कुछ ही दिनों पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट डाली थी, ट्रिक टू रिमेंबर रजिस्टर कलर कोड, इसलिए मैं आपको काफ़ी बार आपको सजेस्ट करते रहता हूँ कि आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेजेस है कोचिफा_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को फॉलो करिएगा। इस तरीके से जो आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जो भी पोस्ट रहता है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहता था, सो दैट आपकी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन हो सके और आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिले। इसको कैसे लर्न करना है, बिग ब्यूटीफुल रोजेस ऑक्यूपाई योर गार्डन बट वॉयलेट ग्रो वाइल्ड, BBROYGBVGW, ठीक है। दैट मीन्स ये किसको डिफाइन करते हैं, बिग दैट मीन्स ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। ये सेम पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी पहले हमने इस पर अपलोड किया था, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमें क्या बताता है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट डेसिमल प्लेसेस बताता है। थर्ड जो बैंड रहते हैं यहाँ पे जो बैंड है बेसिकली, देखिए अगर आपने नॉर्मल रेजिस्टेंस भी देख लिया तो यहाँ पे जो थर्ड बैंड है ये हमारा पावर ऑफ मल्टीप्लायर है, और फोर्थ बैंड में इसमें कलर रहता है बेसिकली, आपने देखा बेसिकली 5 बैंड और 4 बैंड भी रजिस्टर आते थे। ये हमारे 4 बैंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो लास्ट बैंड रहती है हमारी रहती है टॉलरेंस के लिए, ठीक है। ये गोल्ड और सिल्वर है तो +-5% टॉलरेंस और +-10% सिल्वर के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, जैसे रेड है, ब्लैक, ब्राउन और देन गोल्डन, तो रेड के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 2, ओके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, और जो यहाँ पे सेकंड डिजिट जो है आपका ब्लैक आएगा, ठीक है। ब्लैक के लिए हमारी वैल्यूज़ क्या है 0, ठीक है।
जैसे हमने इस तरीके से प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि ब्लैक के लिए जो हमारी 0 थी, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे इधर मार्क कर लेता हूँ 20, ओके, इनटू हमारे पास ब्राउन है तो इंटू 10⁻1 करना पड़ेगा, और हमारे पास जो टॉलरेंस है दैट मीन्स 20 इंटू 10⁻10 200 ओम इसका वैल्यू आ जाएगा, और +- 5% इसका ये वैल्यू है, ठीक है। आई जूम दिस इन, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, बिग ब्यूटीफुल रोजेस ऑक्यूपाई योर गार्डन बट वायलेट्स ग्रो वाइल्ड, ठीक है। ये आप काफ़ी सारे इसके डिफरेंट टेक्निक्स है, आप कोई भी इसको टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोस्ट समझ में होगी, और रजिस्टर के कलर कोड में आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। उसी तरीके से आज ही हमने एक इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया का पोस्ट डाला है, ठीक है। इस तरीके से जो स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। काफ़ी सारा नंबर ऑफ पोस्ट हमारे Quizify_official पे हमने अपलोड कर दिए। इन दोनों भी इंस्टाग्राम पेज के लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको जाके फॉलो करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग से पोस्ट आपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन मिली हेनरी फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ए एंड बी के अक्रॉस में यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, काफ़ी सिंपल सा है। देखिए, अगर आप इसको काफ़ी ध्यान से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये जो टर्मिनल ए एंड बी दैट मीन्स यहाँ तक का, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं ए को, ठीक है। तो दैट मीन्स ये L1 L3 एंड L2 का जो सिग्निफिकेंस है ये काफ़ी जीरो हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, इस ए और बी के टर्मिनल के बीच में ये आ जाएगा हमारा L4 के इक्विवेलेंट, ठीक है, 40 मिली हेनरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हो करंट, ये शॉर्ट सर्किट ये यहाँ से पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ये तो कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट ही हो गए तीनों भी एलिमेंट्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following statement is true about the Ohm's law? This law is applicable to the diodes. This law is not applicable to the diodes. This law is applicable to the voltage regulators. And this Ohm's law is applicable to the transistor. इसमें से कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। ये लॉ हम लोग डायोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो हमारे फॉल्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। बेसिकली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर्स के लिए भी, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी और डायोड्स के लिए भी एलिजिबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट कौन सा है कि ये हमारे डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैंने काफ़ी बार प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया, इसलिए मैं आपको काफ़ी इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द रेजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ohms एट 60 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछा गया है, अल्फा का वैल्यू। कल ही मैंने इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको कराए थे, जहाँ पे हमारे पास गिवन रेफरेंस का वैल्यू कितना गिवन है, वो हमारे पास 20 ohms का, ठीक है। और रेजिस्टेंस फाइनल का हमारे पास वैल्यू है 40 ohms का, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का हमें टी रेफरेंस कितना है यहाँ पे गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टी फाइनल हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल टू आर रेफरेंस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R दैट मीन्स 40, टी रेफरेंस कितना है हमारे पास 20 का, ओके। टी रेफरेंस, ये जो आर रेफरेंस है, सॉरी आर रेफरेंस जो है रेजिस्टेंस रेफरेंस वैल्यू है हमारे पास 20 ohms का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है एक रेजिस्टेंस का, दैट एक रजिस्टर का जो हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ कौन से हैं, अगर वो 20 ohms हमारे 0 डिग्री पे बताता है और 40 ohms अगर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे बताता है, तो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस वैल्यू क्या था रेजिस्टेंस का, वो था 20 और फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 40। 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, तो टी माइनस टी रेफरेंस, तो 60 माइनस 0, ये अगर इसको सॉल्व कर ले तो यू विल गेट अल्फा एज अ 0.0166, करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। काफ़ी सिंपल है, क्विकली इसको आंसर करना है आपको हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, देखिए सिंपल है, इस 2 ohms और ये 4 ohms यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है,
ठीक है। ये सम अप हो जाएगा, ऐड इनका एडिशन हो जाएगा 6, और ये 6 ऐड होने के बाद में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी आप एरेज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होगे ये 6 और ये 3 पैरेलल में, तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6 बेसिक से फॉर्मूला से, तो 18/9 विल बी 2। तो यहाँ पे इसको भी आप एलिमिनेट करिएगा, तो यहाँ पे 2 ohms का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये 2 ohms और 2 ohms यहाँ पे ये सर्किट कुछ नहीं आएगा, ये 2 ohms और ये 2 ohms यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा 4 ohms, और ये 4 ohms और ये इस तरीके से यहाँ पे 4 ohms आ जाएगा। 4 और 4 हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ohms, और ये 2 और 2 ohms यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट दैट मीन्स 2 इंटू 2/2 + 2 ऑप्शन ए, बट 1 दैट मीन्स 1 ohms की जो है एक्स और वाई के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इन हमने 4 और 2 को एडिशन कर दिया, सीरीज में कनेक्टेड थे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में निकाल लिया इसके अक्रॉस में, फिर ये रेजिस्टेंस सीरीज में थे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इसके पैरेलल में लगा दिया, फिर ये 2 पैरेलल थे, इसका इक्विवेलेंट हमने इसके अक्रॉस में लगा दिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स हमारे पास इतने सारे रेजिस्टेंसेस इस ब्रांचेस में कनेक्टेड है, फिर भी इस एक्स और वाई के इसके अक्रॉस में 1 ohms का रेजिस्टेंस ही हमें एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये सर्किट को एज इट इज कहीं पे भी कनेक्ट करते तो इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाएगा ये सिर्फ 1 ohms ही दिखाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। The 3 electric lamps of 70 watts each are connected in a parallel across a AC mains. What is the total power consumed in a watt by the parallel combination? टोटल पावर कितना कंज्यूम हो जाएगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो हमारे पास लैम्प 70 वाट के कनेक्टेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 210 वाट, ठीक है। क्योंकि हमारे जो हाउस होल्ड वायरिंग्स रहते हैं ये भी हमारे पैरेलल में कनेक्टेड रहती है, तो हम लोग जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं वैसे हमारा पावर बढ़ता है। 3 यहाँ पे लैम्प से 70 वाट के, तो टोटल कितना हो जाएगा 210, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट का जो एक सेशन है जैसे लैम्प बेस्ड MCQs, इसमें 100% एक क्वेश्चन अगर आप इसको देख लेते हो तो 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। जो यहाँ पे इस तरीके से सर्किट आपको प्रोवाइड रहते हैं, इसमें से करंट निकालो, वोल्टेजेस फाइंड आउट करना रहता है, डार्क बल्ब, ब्राइटर बल्ब, करंट, पावर, और उसके कॉन्सेप्ट का जो एक सेशन है लैम्प बेस्ड MCQ का, हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया। इसकी भी लिंक भी यहाँ पे आई बटन पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे लिंक्स को ओपन करके देख सकते हो। 100% मैं अभी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको कवर हो पाता है। एक पर्टिकुलर एक यूनिक ऐसा सेशन है हमने ये आपके लिए अपलोड किया है, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज में इसमें से कौन से कंपोनेंट की एबिलिटी रहती है कि वो हमारे एनर्जी स्टोर कर सके? तो वो रहती है हमारे कैपेसिटर के अंदर, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए रेजिस्टर हमारे कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करता है, ये डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और हमारा इंडक्टर किस में करता है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। माइका कैपेसिटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइका कैपेसिटर्स में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एक्सेप्ट, दैट में इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स माइका कैपेसिटर को बिलोंग नहीं करती है, या फिर उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या फिर वो कुछ डिफरेंट है। तो बेसिकली लो लीकेज रेजिस्टेंस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू, लो लॉसेज एंड स्टेबल ऑपरेशन, ये माइका कैपेसिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइका कैपेसिटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे आपको यहाँ राइट साइड में जो आपको फॉल्टी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बेसिकली इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। जो अभी हमने कुछ ही दिनों पहले हमारे एक SMPS में एक कैपेसिटर का वैल्यू इसको रेक्टिफाई करते वक्त जो कैपेसिटर हमें फॉल्टी कैपेसिटर मिला, इसका मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, मैं आपको नॉलेज के लिए मैं इस तरीके से बताता हूँ कि हमने इसको ओपन करके आपको दिखाया है, ठीक है। ये भी हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके डाला है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या रहता है, बेसिकली पेपर रहता है और मेटल फॉइल रहता है। तो आप यहाँ पे इसका जो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने इसको डिसेंबल किया, जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेटल हाउसिंग है इसका, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, मेटल फॉइल्स इसके अंदर और पेपर, ठीक है। ये रैप्ड अप है एक इसमें,
ठीक है, इसको बंडलिंग किया गया है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो जो फॉल्ट था बेसिकली, ये जो फॉल्ट था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फॉल्टी कैपेसिटर्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप बर्न आउट दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो ब्लास्ट हुआ था या फिर जो भी, अगर आपको कभी कभी आपके SMPSS में ऐसा आवाज़ सुनाई देता है, एक सडन छोटा सा ब्लास्ट आता है, तो हमारे जो कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, जो कैपेसिटर हम लोग कहते हैं उड़ जाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर ये फॉल्टी कैपेसिटर है, मान लो ब्रेकडाउन हो चुका है, अगर आप इसका ये जो फॉल्टी कैपेसिटर का साइज़ भी देख पा रहे हो, इसमें कोई भी एक्सटर्नल डैमेज हमें दिख नहीं रहा है, बट अगर हम लोग जैसे जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंटरनल इसमें डैमेजेस हो चुके हैं। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे मेटल फॉइल और पेपर में यहाँ पे डैमेजेस हो चुके हैं, यही इसी कारण के कारण ये हमारा ये जो हमारा कैपेसिटर है ये ब्रेकडाउन हो चुका था, ठीक है। इस तरीके से फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करने रहते, ये हमें एक्सटर्नली, अब भले ही हमें ये एज इट इज़ ओरिजिनल दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे जो फॉल्ट्स के कारण ये कैपेसिटर वर्किंग में नहीं था, जो हमारा स्विच टू मोड पावर सप्लाई था चार्जर का, उसमें से हमने रेक्टिफाई किया था। जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड नो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रोकन, या फिर जो जिस कैपेसिटर्स का ब्रेकडाउन होता है, ये सारी चीज़ें आपके क्यूरियोसिटी के लिए मैंने दिखा दी, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये ब्रेकडाउन हो चुका हुआ कैपेसिटर यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और इस सेम पोस्ट मैंने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पे आपको डाली है, ठीक है। तो आई होप आपको माइक्रो कैपेसिटर्स का ये जो इमेज आपको, प्रैक्टिकल इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये फॉल्टी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से अलग अलग फॉल्ट्स आते हैं, ये मैंने आपको एज ए क्यूरियोसिटी के लिए, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके जल्दी ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, जो स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी विदाउट ज्वाइन करते तो आपको हमारे पेज पे भी सारे जो पोस्ट है आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। अ स्टोव एलिमेंट ड्रॉज 15 एम्पियर्स व्हेन कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट लाइन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू कंज्यूम अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एक स्टोव एलिमेंट है हमारा, स्टोव एलिमेंट में बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही रहता है, ठीक है। वो हमारा ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर, जब वो हमने उसको कनेक्ट कर दिया 230 वोल्ट लाइन पे, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा एक यूनिट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बेसिकली हमारा एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, करेक्ट। तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट और करंट गिवन है 15 एम्पियर्स, तो 1 किलोवाट आवर हम लोग क्या लिखते हैं 10⁻³ आवर्स, ठीक है। 1 किलोवाट, दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो पावर कितना है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वो है हमारे पास 230 इंटू 15, जो कि आ गया हमारे पास। अगर हम लोग इसको टाइम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 230 इंटू 15 इंटू T इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 1 यूनिट, दैट मीन्स हमने यहाँ पे तो निकाले 1 किलोवाट आवर, कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ आवर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जो 1 है ये यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसमें टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 0.289 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, और एनर्जी इक्वल्स टू क्या, और हमारा 1 किलोवाट और जो यूनिट है, हमें क्या पूछा गया है, एक यूनिट कितने टाइम में कंज्यूम होगा, ठीक है, इस स्टोव के द्वारा, ठीक है, इस हीटर के द्वारा। तो ये हमारा 0.289 आवर्स में ड्रॉ होगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर दैट मीन्स 10⁻³ आवर्स, तो हमारा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग कब कंसिडर करते हैं, जब हमारे 1000 यूनिट एक आवर में हमारे कंज्यूम होते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन में हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका है डी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, आयरन एंड मर्क्यूरी। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसको हम लोग पीतल भी कहते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बताया, अलॉय और यहाँ पे जो मेटल्स है उसके कॉम्बिनेशन के मेटल से हम लोग जिसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, एनवर, इलेक्ट्रम, गन मेटल, फ्यूज वायर, अल्निको एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल्स है इसके कंपोजिशन भी आपको, ये चार्ट भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। बेसिकली ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। The next question is question number 18. The 100 volt lamp is to be operated on a 230 volt supply. Then what is the value of additional resistance to be connected in a series? अगर हमें 100 वाट का 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो अगर हमें 250 वोल्ट पे सप्लाई करना होगा, उस पर चलाना होगा, तो हमें विदाउट
ब्रेकिंग इट डाउन, तो हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना होगा उसकी सीरीज़ में। ओके, तो पावर कितना है हमारे पास 100 वाट है, और वोल्टेज कितना है हमारे पास 100 वोल्ट गिवन है, करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और करंट तो हम लोग निकाल पाएंगे, तो करंट कितना हो जाएगा, इट विल बी 100/100, तो आई विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, करेक्ट। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 100/1, ओके, 100 ओम्स। अरे ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग 250, दैट मीन्स हम लोग वोल्टेज को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 100 प्लस आर इक्वेलेंट, तो हमें करंट तो सेम ही रखना है 1 एम्पियर का, क्योंकि रेटेड करंट यहाँ पे एज इट इज रखना है, ठीक है। तो जो आर रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत रहेगी वो रहेगी हमारी 150 ओम्स की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस 100 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 250 वोल्ट पे चलाना होगा, तो उस केस में हमें 150 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसकी सीरीज़ में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो रेटेड 1 एम्पियर के करंट पे ड्रॉ करके वो हमारा बल्ब प्रॉपरली ऑपरेट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. Nichrome wire is used as a coil in a heater, has a resistance of 2 ohms per meter. What will be the length of a wire required for a 1 kilowatt heater at a 200 volt? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने करा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका 2 ohms पर मीटर का इस वायर का जो नाइक्रोम वायर हमने हीटर में लगाया है उसका रेजिस्टेंस है 2 ohms, दैट मीन्स पर मीटर उसका 2 ohms का वैल्यू है, ठीक है, 2 ohms पर मीटर। तो हमें लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड पूछी गई है 1 किलोवाट का, अगर हमें हीटर बनाना होगा 200 वोल्ट पे जो चल सकता है, ठीक है। तो वी रेटेड है हमारे पास 200 वोल्ट, पी रेटेड कितना है पास 1 किलोवाट, तो 1000 वाट हो जाएगा हमारे इस केस में, ठीक है। तो आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 200 स्क्वायर, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, या फिर पी इज इक्वल टू पावर ड्रॉप हम लोग कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो 200 स्क्वायर अपॉन पी कितना है हमारे पास 1000, तो हो जाएगा हमारे पास 40 ओम्स इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का हमने वैल्यू निकाल लिया, तो इसको हम लोग 2 ओम्स पर मीटर से डिवाइड करते हैं, 2 ओम्स पर मीटर से, तो हमें लेंथ मीटर्स में वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी 20 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो 20 मीटर का हमें लेंथ का वायर लगेगा, हमें 1 किलोवाट हीटर हमें डेवलप करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. हेनरी इज एन इक्वालेंट टू, हेनरी किसके इक्वलेंट है, ये इसका यूनिट किसका यूनिट है बाय द वे, इंडक्टेंस का यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू वी अपॉन डी आई बाय डी टी, कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, तो वोल्ट अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल पाएंगे, वोल्ट सेकंड को अपॉन एम्पियर, इसको हम लोग क्या निकालते हैं, वोल्ट सेकंड को वेबर अपॉन एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर। हेनरी से यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, हेनरी का जो यूनिट है अनदर यूनिट, इट इज़ अ वेबर पर एम्पियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। सो गाइस ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रिकल, या कुछ और एमसीक्यूज हमने कवर करा है। नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उससे हम लोग कुछ डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सो गाइस आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। जो जिन स्टूडेंट्स ने यूपीपीसीएल जे का जनरल अवेयरनेस का सेशन मिस किया है वो यहाँ पे क्लिक करके इसको जाके देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जाके देखिएगा, ठीक है। हमारी सुपर एमसीक्यू सीरीज इसके साथ साइड बाय साइड आपकी चलती रहेंगी। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।